वेलकम क्लास 6 हिंदी मीडियम साइंस का हम लोग वीडियो एक देख चुके हैं और इसमें जो है हमने हमारे भोजन के स्रोत इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज खनिज लवण से। खनिज लवण हमारे शरीर को पोषक तत्वों के रूप में खनिज लवणों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है और शरीर के उचित विकास के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खनिज लवण आवश्यक है। विटामिन की भांति खनिज लवण की भी सूक्ष्म मात्रा ही हमें अपने स्वास्थ्य के लिए चाहिए। खनिज लवण के कारण क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे तो हमें खनिज लवण सूक्ष्म मात्रा में लेना अति आवश्यक है। हमारे शरीर की उचित वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। आप जानते हो दांत और हड्डियां ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं, तो ये भी खनिज लवण है। तो इसकी भी मात्रा हमें संतुलित मात्रा बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे दांत और हमारी हड्डियां हेल्दी रहे और उनमें कोई बीमारी ना लगे। आप जानते हो कि रुधिर में हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लौह पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लौह। ये भी क्या है? ये भी खनिज लवण है। तो इसकी भी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए रहती है। आयरन उचित मात्रा में हमें आयरन की मात्रा भी ग्रहण करनी चाहिए। खनिज जो है हमारी पेशियों को सिकुड़ने में और हमारे ब्लड को जमाने में भी मदद करती है और हमारी तंत्रिका तंत्र के आवेगों को भेजने में भी खनिज लवण हेल्प करते हैं। खनिज लवणों का स्रोत क्या है ये हम देखेंगे। खनिज लवणों का स्रोत है मांस, मछली, दूध, दालें, सब्जियां। ये सब जो है खनिज लवणों का स्रोत है। अब देखेंगे जल। जल आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर का 60 से 70% भाग जल ही होता है और जल को हमें उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारे सारे कार्य शरीर के सही ढंग से चलेंगे। दूध, लाल, रुधिर इन सभी में है द्रवों में जल ही ज्यादा पाया जाता है। जल के क्या कार्य है? जल जो है भोजन को पकाने में, पचाने में और जल का एक स्थान से दूसरे स्थान में भोज्य पदार्थों को ले जाने में जल मदद करता है। इसके अलावा जल लाल, रुधिर जैसे द्रवों का निर्माण करता है। शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में भी जो है जल मदद करता है। और अपशिष्ट पदार्थों में आने के मल मूत्र इसमें भी जल की मदद होती है, तभी बाहर निकल पाता है। और इसी पसीना भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी जो है पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जल हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी जल के कारण ही नियंत्रित रहता है। अगर उचित मात्रा में जल नहीं लेंगे तो कई प्रॉब्लम्स शरीर में आ जाती हैं। रुधिर संचार और कोशिकाओं की सभी क्रियाओं के लिए भी जल आवश्यक है। हमारे शरीर में पूरा ब्लड संचार जो है सही ढंग से हो, रुधिर का संचार सही ढंग से हो और शरीर की सारी क्रियाएं, सारी कोशिकाओं की क्रियाएं सही ढंग से हो, इसके लिए हमें उचित मात्रा में जल को ग्रहण करना आवश्यक है। जल का स्रोत क्या है? जल तो हम लोग ऐसे पीते ही है, इसके अलावा सब्जियां और फल भी जल का स्रोत है। पेय पदार्थ, हमें पेय पदार्थों से भी जल मिलता है, जैसे आप चाय, कॉफी, फलों का रस, सामान्य जल, दूध, सोडा वाटर, इन सब में भी है हमें जल मिलता है। इन सब के रूप में हमें जल मिलता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी जल बनता है। देखते हैं ग्लूकोज, इसका जो ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। इस तरह से जल जो है कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी बनता है। अब देखेंगे रुक्षांश, आहार रेशे। हमारे शरीर में भोजन में रुक्षांश की भी बहुत जरूरत होती है। फाइबर
हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार भी ग्रहण करना चाहिए। संतुलित आहार के विभिन्न घटक क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, दूषांश, खनिज लवण, जल, ये सब मिलकर जो क्या बनाते हैं? संतुलित आहार को बनाते हैं। संतुलित आहार का क्या महत्व है? संतुलित आहार का बहुत ही महत्व है। हमें पेट भरने के लिए भोजन नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर के पूरी अच्छी तरह से वृद्धि के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए भोजन करना होता है। और इसलिए जरूरी है कि हम संतुलित आहार लें जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। ये संतुलित आहार हमें शरीर में आवश्यक ऊर्जा देता है। जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो ऊर्जा हमें डेली के लिए मिल जाती है। हमारे अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं की पूर्ति करता है, उसकी मरम्मत के लिए कच्चे पदार्थ प्रदान करता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। शरीर की उचित वृद्धि के लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में विटामिन, खनिज लवण, वसा, अम्ल, एमिनो अम्ल और अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरह का आहार चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आयु क्या है। ठीक है, हर व्यक्ति को, आप छोटे बच्चे से लेकर एक वयस्क तक को एक ही तरह का आहार नहीं खाना चाहिए। आप क्या काम करते हैं और आपकी आयु क्या है, इस पर निर्भर करता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित दालें, किण्वित भोजन जैसे इडली, मिस्सी रोटी, थेपला, केला, पालक, गुड़, सत्तू, सब्जियां, मौसम के फल, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। और एक गरीब व्यक्ति भी अपने भोजन में संतुलित आहार ले सकता है। अगर गरीब व्यक्ति कहे कि हमारे पास तो पैसा कम है, हम कैसे ऐसी चीजें खाएं, तो सस्ती चीजों में भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। सस्ती है लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर हम समझदारी से खाएंगे तो हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे। संतुलित आहार जो है इसकी क्यों आवश्यकता है? संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हमें सदा उचित प्रकार का भोजन उचित मात्रा में करनी चाहिए। उचित मात्रा में करें और उचित प्रकार का भोजन करें। मात्रा ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर भोजन हम उचित मात्रा में नहीं करते हैं, अति भोजन विकार, अगर हम ज्यादा भोजन करते हैं, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा भोजन करेंगे तो भोजन क्या होगा? हमें अपच कर देगा और बेचैनी रहेगी। अति भोजन विकार, अति भोजन से क्या विकार उत्पन्न होगा? अपच होगा और बेचैनी होगी। अल्प भोजन विकार, अगर हम भोजन कम करते हैं तो भी हमें जो है कमजोरी लगेगी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम पेट भर के खाना तो खा रहे हैं लेकिन प्रॉपर उसमें पोषक तत्व नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। हमें जो है पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। तो भोजन की अधिक मात्रा या अल्प मात्रा, ये भी जो है कुपोषण हो जाता है। अगर ज्यादा लेंगे या कम लेंगे तो कुपोषण हो जाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी एक ही प्रकार का भोजन पर्याप्त मात्रा में भरपेट खाने से हमें, अगर हम सोचते हैं कि हम एक ही प्रकार का भोजन खाएं और कुछ ज्यादा खा लें, पेट तो भर जाएगा, भरपेट तो हो जाएगा, लेकिन हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो हमें जो है वसा युक्त या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन शरीर को शक्तिशाली और स्थूलकाय बना जाए। ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज्यादा फैट खा रहे हैं तो हमारा बॉडी कैसी हो जाएगी? स्थूलकाय हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें अपनी भोजन की आदतों को बदलना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर का ध्यान रखकर उस हिसाब से भोजन करना चाहिए। सदैव हमें संतुलित आहार लेने का ही प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। कुछ दैनिक खाद्य पदार्थों का महत्व। हमारे भोजन में गेहूं, मक्का, चना, बाजरा जैसे अनाज प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम उचित मात्रा में लें जिससे हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल जाए। इस प्रकार के भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? प्रोटीन हमें मिलती है दालों से और फलियों से, मांस, दूध, अंडा, इनसे प्रोटीन मिलता है और ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। फलों और सब्जियों से हमें क्या मिलता है? फल और सब्जी का बहुत महत्व है क्योंकि इससे क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। और विटामिन और खनिज पदार्थ का मिलता है, इसका भी बहुत महत्व है। सूक्ष्म मात्रा चाहिए लेकिन चाहिए जरूर। पत्ता गोभी, पालक, भिंडी, फलियां, इन सब में जो है फाइबर होता है और ये हमारे शरीर में भोजन को गतिशील बनाते हैं। अगर भोजन हमने फाइबर नहीं लिया तो क्या होगा? चिकना ही खाते रहे, हम मैदा जैसा खाते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे भोजन का सही ढंग से पाचन नहीं होगा और
कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे रोग अभावजन्य या हीनताजन्य रोग कहलाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। ज्यादा समय तक आपने ऐसा भोजन किया जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी है तो आपको रोग हो जाता है। इस रोग को क्या बोलते हैं? हीनताजन्य रोग या अभावजन्य रोग। अब है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट यदि आप भोजन नहीं करते हैं तो कौन से रोग होते हैं? भोजन में कार्बोहाइड्रेट कमी होने से क्या होगा? आपको सुस्ती रहेगी और आपकी जो बॉडी की क्षमता भी कम रहेगी, शारीरिक क्षमता में कमी रहेगी और हमेशा आप थकावट सा महसूस करेंगे। अधिक मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है। अधिक होगा तो क्या होगा? स्थूलता आ जाएगी, बॉडी में आपकी मोटी हो जाएगी और श्वसन तंत्र भी आपका असामान्य हो जाएगा। अब क्या है? वसा। वसा भी इसकी अत्यधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए लेकिन कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप फैट भोजन नहीं ले रहे हैं, फैट बहुत कम ले रहे हैं तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? स्किन जो है खुश्क हो जाएगी, त्वचा खुश्क हो जाएगी और खुजली हो जाएगी और बॉडी दुर्बल हो जाएगी, एकदम कमजोर, पतले से होंगे और आईसाइट भी कमजोर होगी। लेकिन अगर भोजन में वसा की अधिकता है तो इसका असर हमारे लीवर पे और अग्नाशय पे पड़ेगा। हमारा लीवर और अग्नाशय कैसे होने लगेंगे? ये निष्क्रिय होने लगेंगे, अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से, भोजन में प्रोटीन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? अगर बच्चे प्रोटीन कम ले रहे हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनकी वृद्धि प्रॉपर नहीं होगी और इनका कद छोटा ही रह जाएगा। तो बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में लेना चाहिए, तभी उनकी लंबाई में वृद्धि होती है और शरीर का भार जो है सामान्य रहता है और पेशियों की विकास भी सही ढंग से होता है। जो कम लेते हैं प्रोटीन, उनकी पेशियों का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। प्रोटीन के समान से अधिक उपयोग, अगर आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, बहुत ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। वयस्क को या बुजुर्ग लोग को प्रोटीन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर ज्यादा लेने से क्या होगा? उनकी किडनी पर असर आएगा तो वृक्क या किडनी को क्षति पहुंचेगी। तो प्रोटीन जो है ज्यादा मात्रा में वृद्ध बुजुर्ग को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनकी किडनी या वृक्क पर इफेक्ट होगा। अगर आहार में जल की कमी है, आपको उपयुक्त मात्रा में जल भी ग्रहण करना है और आहार में जल की कमी से भी रोग हो जाते हैं। जल की कमी से क्या होगा? थकावट रहेगी, सिर दर्द रहेगा और किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। हमारी त्वचा को भी हमें जो है अगर नम बनाना है तो नम बनाए रखने के लिए हमें क्या है? जल की उपयुक्त मात्रा लेनी चाहिए। जल की कमी से अगर आप पानी उपयुक्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो मानसिक रोग भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। हमें जो है धूम्रपान, शराब, नशीली दवाएं ये सब नहीं लेना चाहिए। साथ में अनियमित रूप से भोजन भी नहीं करना चाहिए। कभी सुबह आप जल्दी खा रहे हो, कभी देर से खा रहे हो, कभी लंच टाइम से ले रहे हो, कभी लेट ले रहे हो। किसी भी हर समय आप भोजन उचित समय पर ही लें। अधिक समय तक बैठ कर काम ना करें और अगर बैठ रहे बीच बीच में आप उठते भी रहें। अगर आप बहुत कम काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम में कमी है और तला हुआ भोजन ज्यादा खा रहे हैं, अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म पेय भी आपके बॉडी के स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी ना पिए, क्योंकि बॉडी को पहले उसको टेम्परेचर को अपनी बॉडी के हिसाब से नॉर्मल करके तभी वो ग्रहण किया जाता है। इसलिए हम हमेशा बहुत ठंडा या बहुत गर्म चीज नहीं लेना चाहिए। हमें ज्यादा समय तक टीवी के आगे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं या ऊंची आवाज सुन रहे हैं तो या रेडियो बहुत देर तक सुन रहे हैं तो ये भी हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो हम
बीमारी नहीं होगी। अभी आप वैसे भी देख रहे हो कोरोना के टाइम हाथ धोने पर विशेष जोर है, क्योंकि हाथ धोते रहेंगे तो अगर हाथ में भी आ गया तो कोरोना पानी के थ्रू, साबुन के पानी के थ्रू बाहर हो जाएगा। शौच आने के बाद भी हमें स्वच्छ जल और साबुन से हाथ धोना चाहिए। सब बच्चे को पता है, लेकिन इसका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी आँख, कान, नाक इनकी भी सफाई रखना चाहिए। जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इन सबका ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर के बाहर और आंतरिक अंगों की, हमारे जितने बाहरी अंग हैं और जितने भीतरी अंग हैं, सबकी स्वच्छता का ध्यान रखना है। विभिन्न शारीरिक अंगों की आप देखभाल कैसे कर सकते हो? पहली चीज है आंखों की स्वच्छता। हमें अपनी आंखें हमेशा साफ रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो आंखें जब से आप जगते हो और तब से स्टार्ट कर देती है काम, कब तक करती है? जब आप सो जाते हो। तो पूरा दिन आंखों को काम करना पड़ता है, पढ़ाई आप लोगों को करना पड़ता है बच्चे लोग, और टीवी भी देखते हो, मोबाइल भी आप देख ही रहे हो आजकल। तो क्या है, आंखों को बहुत काम करना पड़ता है। तो इसके लिए हम उसकी स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए? इसको स्वच्छ जल से सफाई करनी चाहिए आंखों की, और बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा कम मंद और तीव्र प्रकाश में आंखों को नहीं डालना चाहिए। चलती हुई ट्रेन या बस में, अगर ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, तो आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, इससे भी आपकी आंखों पर असर पड़ता है। बाहरी चोट, धूल कण से भी आंखों को बचाना चाहिए। आंखों को ना चोट लगे, ना धूल कण जाए, इस तरह से जो आंख को आपको बचाना चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, इसकी बहुत ही केयर करनी चाहिए। हमें पूरे जीवन भर इसको चलाना होता है। लंबे समय तक टीवी ना देखें, ना कंप्यूटर पे काम करें। आंखों को सूर्य के तीव्र और सीधे प्रकाश से भी बचाना चाहिए। डायरेक्ट सूर्य को ना देखिए, उसके प्रकाश से भी बचना चाहिए। बरसात में आप देखते हो कंजक्टिवाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है, और यह रोगी जो है व्यक्ति के वस्त्रों से, तौलियों से और एक स्पर्श से भी, टच से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने बरसात में कई बार आंखें लाल हो जाती हैं, और बच्चे आपने देखा होगा चश्मा लगा के आने लगते हैं, और जो उसको दूसरे देख लेगा उसको भी हो जाता है। तो इसमें क्या है, जिन बच्चों को हो जाए वो चश्मा लगाए और दूसरों को डायरेक्ट ना दिखे। इसमें पलकें सूख जाती है और आंखों से पानी बहने लगता है, दर्द भी होता है, जलन भी होती है, और बहुत ही परेशानी, अनइजीनेस फील होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखकर इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल, अगर हम सफाई रखेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग नहीं फैलेगा। अब दूसरी चीज है कान। हमें कानों की भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है कानों में पेंसिल डालने लगते हैं। एक बच्चे का पेंसिल का सिक्का कान में चला गया, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। पेंसिल आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसको कान में कभी भी नहीं डालना चाहिए। कान की मैल निकालने के लिए सुई, पिन, तिनके, दिया सलाई को भी भूलकर न डालें। इसके लिए ईयरबड आता है, और उसको सावधानीपूर्वक मैल उससे निकालें और बाहरी कान को साफ पानी से धोइए। इसके लिए आप अपनी मम्मी के सुपरविजन में ही करेंगे, अपने आप कान की सफाई नहीं करेंगे। नाक की स्वच्छता, कान की तरह नाक भी आपकी बहुत ही सेंसिटिव और ज्ञानेंद्रिय है, इसकी भी नियमित सफाई होनी चाहिए। कभी भी गंदा कपड़ा या उंगली से इसको साफ मत करिए। कुछ बच्चे हम देखते हैं हैंकी नहीं लाते हैं, हैंकी रोज लाइए और साफ हैंकी लाइए, साफ हैंकी से ही अपनी नाक को साफ करें। बालों की स्वच्छता, अपने बालों को भी आप साफ सुथरा रखेंगे। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो कई बार देखा, कई लड़कियों को जुएं पड़ जाती हैं, साफ न रखने से पसीना होता है और पसीने से जुएं हो जाती हैं। तो बालों को हमें नियमित रूप से धोना चाहिए, अच्छे शैम्पू से धोइए, और सूख जाने पर बालों में तेल लगाइए और कॉम्ब करिए, कंघा करिए। बालों में रूसी और गंदगी नहीं हो, ये ध्यान रखिए। त्वचा की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता के लिए आप जो है स्वच्छ जल से, अच्छे साबुन से नहाइए, और इससे आपके रंग जो है छिद्र जो है रंग छिद्र खुले रहेंगे और मैल नहीं जमेगी। तौलिया आपका जो है साफ सुथरा होना चाहिए, किसी और के तौलिए को ना यूज करिए, और त्वचा पर तेल या क्रीम लगाइए। तेल या क्रीम लगाने से क्या होगा, त्वचा में दरारें नहीं पड़ेगी और वह चिकनी बनी रहेगी। अब है पैरों की स्वच्छता। हमें प्रतिदिन अपने पैरों को भी साफ जल से, साबुन से साफ करना चाहिए। पैरों के नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, उनको नियमित रूप से काटना चाहिए। साफ और पसीना वाली जुराबें ना पहने, ऐसे सॉक्स ना पहने जिसमें कि पसीना आ रहा है। हम देखते हैं कंप्यूटर लैब में बच्चे आते हैं, कई बार की स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि आप साफ सॉक्स नहीं पहनते हैं। तो हमेशा जो है साफ धुले हुए सॉक्स को पहनिए, ऐसी जुराबें पहननी चाहिए। अन्यथा
वही क्या होगा, अगर खाने के कण जो है दांतों में फंस जाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और दांतों में सड़न आने लगेगी, उसमें बदबू आने लगेगी, कई बार उसमें एसिड पैदा हो जाता है और वो जो है डेंटाइल को क्षय कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है और उसमें छेद बना देता है। दांतों को हम चाहते हैं सड़े ना, तो इसके लिए हमें चीनी खाने से परहेज करना चाहिए और अगर चीनी या मीठा खा भी रहे हैं तो हमें इसके बाद गार्गल करना चाहिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। बस सोते वक्त आप ध्यान रखिए, सोने से पहले आपको अपने दांतों को ब्रश करना है। भोजन की स्वच्छता, भोजन को कभी भी खुला ना छोड़ें। खाना अगर बना है तो उसको हमेशा ढक के, या प्लेट को छोड़ के कहीं चले गए तो प्लेट को कवर करके ही जाए। मक्खी, मच्छर और धूल के कणों से भोजन को बचाना चाहिए। ये कीट रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु फैलाते हैं। सदैव साफ और ताजा खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार के माध्यम से, जितनी भी अभावजन्य रोग है उसको हम संभालना चाहें तो हमें संतुलित आहार लेना शुरू कर दें तो अभावजन्य भोजन नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ रोग हो जाते हैं। अगर आप प्रोटीन की कमी है आपके शरीर में, आप कम ऐसा भोजन खा रहे हो जिसमें प्रोटीन कम है, तो क्या होगा, आपकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी और पेची शादी होने का डर रहता है। यदि किसी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, आप प्रोटीन भी कम ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी कम ले रहे हो, तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। विभिन्न विटामिनों, खनिज लवणों के अभाव से भी जो है हमारे शरीर में विभिन्न रोग हो जाते हैं। थैंक यू। इसको घर में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को ढूंढेंगे।